हो जाऊँ। अच्छा, सबसे पहले तो आई एम सॉरी, एक्चुअली हम लोग जो है एक दूसरे सिस्टम पर शिफ्ट हुए हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं, मेरे लिए भी फ़र्स्ट टाइम है एक्चुअली, एक क्रोमा टेक्नोलॉजी है, तो उससे आज मैं क्लास ले रहा हूँ। तो हम्बल अपोलॉजीज़ फॉर सम डिस्ट्रैक्शन। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद, आप लोग बस मुझे कंफर्म कर दें आप लोगों को आवाज़ आ रही है ना, मेरी क्लियरली आ रही है, कोई डिस्टोर्शन तो नहीं है या कोई लैगिंग तो नहीं है? आ रहे हैं पार्टिसिपेंट्स के मैसेज आ रहे हैं? सही, चले ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने IFRS 9 पे बात की थी। IFRS 9 पे मैं क्विकली एक दफ़ा आप लोगों से वापस से जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली देखें, हम लोगों ने बात की थी कि IFRS 9 जो है ये एक छोटा सा एरिया, एक्चुअली इट्स अबाउट द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या चीज़ है, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट जो एक पार्टी के बिहाफ पे फाइनेंशियल एसेट, जो एक पार्टी के बिहाफ पे फाइनेंशियल एसेट, मैं क्विकली रिकैप करवाता हूँ, फिर हम लोग इसको फर्दर जो है ना डिस्कस करते हैं। और दूसरी पार्टी के बिहाफ पे फाइनेंशियल लाइबिलिटी या फिर इक्विटी या दोनों क्रिएट करता है। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट जो एक पार्टी के बिहाफ पे फाइनेंशियल एसेट और दूसरी पार्टी के बिहाफ पे फाइनेंशियल लाइबिलिटी या इक्विटी क्रिएट करता है। सही, ओके। अच्छा जी, तो फिर हमने बात की कि फाइनेंशियल एसेट क्या होता है। फाइनेंशियल एसेट जो है फाइनेंशियल एसेट कोई भी आपका कैश हो गया या कैश इक्विवेलेंट हो गया, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी। फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी में जो है इन्वेस्टमेंट की हुई है, फॉर एग्जांपल लकी सीमेंट में जो है आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, शेयर्स आपने जो है परचेज़ किए हुए हैं, तो अगेन इट्स अ फाइनेंशियल एसेट फॉर यू। सिमिलरली अगर जो है आपके पास आपका कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है, नॉट अ स्टैट्यूटरी राइट, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है टू रिसीव कैश और अदर फाइनेंशियल एसेट, तो ये भी आपका फाइनेंशियल एसेट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने जो है सर्विसेज दी हैं, से मैंने इरशाद साहब को सर्विसेज दी हैं और इरशाद साहब हैज़ कमिटेड के जो है वो मुझे 2 महीने बाद पेमेंट करेंगे, तो आई हैव गॉट अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। सिमिलरली अगर इरशाद साहब बोलते हैं कि हसन मेरे पास ABC कंपनी के शेयर्स हैं, तो जो है मैं तुम्हें 1 महीने बाद वो शेयर्स दूंगा, तो वो जो शेयर्स हैं अगेन आई हैव गॉट अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव अनदर फाइनेंशियल एसेट, सो अगेन दैट्स अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल एसेट, आई एम सॉरी। और नेक्स्ट जो लास्ट आइटम है, ऑल दो दैट्स नॉट आर एम बेट, अगर टाइम मिला तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डेलिब्रेट भी कर दूंगा, डेरिवेटिव एसेट्स जो हम फ्यूचर्स में ट्रांजेक्शन करते हैं, या स्वैप्स हो गए जी, या फिर आपके जो है लेट्स से ऑप्शंस हो गए या फॉरवर्ड हो गए, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डेरिवेटिव एसेट्स। अच्छा इमरान, अगर मुझे मैसेजेस वगैरह देखने हो, अगर किसी पार्टिसिपेंट का सवाल हो, तो हाउ वुड आई बी लुकिंग एट दैट? अच्छा, फ़ोन में मैं देख सकता हूँ, ओके ओके, सही है, ये मेरे लैपटॉप पे कनेक्टेड है। इधर रख सकता हूँ मैं, सही है ना? अच्छा जी, फिर हमने बात की थी फाइनेंशियल लाइबिलिटी पे। फिर हम लोगों ने एक इलस्ट्रेशन भी की थी जिसमें हमने देखा कि जैसे इन्वेंट्री, PPE, प्रीपेड एक्सपेंस, दे आर नॉट फाइनेंशियल एसेट्स, रीज़न बीइंग दे आर नॉट नीदर कैश और दे एक्चुअली do not bring in or do not raise the contractual right to receive cash or any other financial asset. सिमिलरली प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो भी आपका फाइनेंशियल एसेट नहीं होगा, रीज़न बीइंग कि आप पेमेंट तो करते हैं बट आपका जो राइट होता है इट्स टू रिसीव सर्विसेज अगेंस्ट दीज प्री पेमेंट्स। फिर हमने बात की थी फाइनेंशियल लाइबिलिटी पे। फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या चीज़ है? फाइनेंशियल लाइबिलिटी इट्स एक्चुअली अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट टू अनदर एंटिटी। It's I would say a mirror image of financial assets. For example, financial assets में आपका contractual right होता है to receive cash, financial liability के अंदर आपका contractual obligation होता है to pay cash or any other financial asset.
फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर लेट से किसी से सर्विसेज ली हैं, लेट से इरशाद साहब से मैंने सर्विसेज ली हैं एंड आई हैव कमिटेड कि मैं आपको जो है फ्यूचर में कैश पे करूँगा, तो अगेन इट वुड रिजल्ट इन फाइनेंशियल लाइबिलिटी फॉर मी, जिसको हम अकाउंट पेएबल के नाम से भी जानते हैं। या फिर जो है मैं कमिट करता हूँ इरशाद साहब को, लेट से मारफानी लिमिटेड कमिट करती है इरशाद साहब को कि वो जो है किसी लेट से OGDC के जो शेयर्स हैं वो इरशाद साहब को देगी, तो अगेन इट्स अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी ऑन पार्ट ऑफ मारफानी लिमिटेड। अच्छा, इसमें एक और एग्ज़ाम्पल जो है मैं चाहूँगा कि आप लोग बल्कि मुझे इसके ऊपर इनपुट दें। लास्ट सेशन में हमने इस पर बात भी की थी। अगर मारफानी लिमिटेड इरशाद साहब से कमिट करती है कि मारफानी लिमिटेड अपने ही शेयर्स इरशाद साहब को देगी, तो वुड इट बी अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी और व्हाट? इस चीज़ पे आप थोड़ा सा मुझे बताते हैं। अगर मारफानी लिमिटेड इरशाद साहब से कमिट करती है कि वो अपने ही शेयर्स जो है इरशाद साहब को इशू करेगी, तो इज़ इट अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी और व्हाट? इट्स एन इक्विटी, इट्स एन इक्विटी, इट्स एन इक्विटी। ओके, थैंक यू। अच्छा, इसके ऊपर फिर हम लोगों ने फर्दर जो है कुछ इलस्ट्रेशंस की थी कि फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़, ये कुछ केसेस हम लोगों ने किए थे जिसमें हमने देखा कि कौन से जो है इंस्ट्रूमेंट्स फाइनेंशियल लाइबिलिटी होंगे, कौन से नॉर्मल लाइबिलिटी होंगे। अच्छा, फिर मैंने आप लोगों को बताया कि देखें IFRS 9 जो है ना, वो उन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पर अप्लाई होता है जिनके लिए कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड मौजूद नहीं है। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके लिए स्पेसिफिक स्टैंडर्ड मौजूद हैं, उन पे IFRS 9 अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स की, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज़ की, इन्वेस्टमेंट इन JVs की, तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं बट इन पर IFRS 9 अप्लाई नहीं होता। रीज़न बीइंग कि इनके लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं। सिमिलरली जो लीज़ के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इट्स अगेन लीज़ का कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बट जो है इस पर IFRS 9 अप्लाई नहीं होगा। रीज़न बीइंग कि इसके लिए हमारे पास IFRS 16 का स्टैंडर्ड मौजूद है। सिमिलरली IFRS 2 जो ESOCs होते हैं, एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम्स, तो ये भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें आप अपने एम्प्लॉयज़ को ऑप्शंस देते हैं या शेयर बेस्ड पेमेंट्स का जो है आप कमिटमेंट करते हैं, तो इट्स अगेन अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बट इन पर IFRS 9 अप्लाई नहीं होगा। तो अगर आप कभी IFRS 9 का स्कोप वाला पैराग्राफ देखेंगे तो यू वुड बी सरप्राइज कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हम लोग समझते हैं कि ये जो है IFRS 9 में कवर्ड होने चाहिए, बट वो IFRS 9 से के स्कोप से आउट हैं। इसका एक अगर मैं बॉटम लाइन बताऊं तो बॉटम लाइन आप याद रखें कि IFRS 9 उन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पर अप्लाई होता है जिनके लिए कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं है। अच्छा, एक आप लोगों को मज़े की बात बताऊं, IFRS 9 लाने की 2-3 वजूहात थी। वन ऑफ द मेजर रीज़न वाज ECL मॉडल, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल, जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रोविजनिंग के हवाले से जो ये क्या कहते हैं 2008 का भी जो इशू हुआ था कि जो है आपका इकोनॉमिक एक जो है कॉलेप्स आया था, तो उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट हुई और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ IAS 39 पे कि जो है IAS 39 इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन द प्रोविजनिंग इज़ बेस्ड ऑन द रिएक्टिव अप्रोच रादर देन द प्रोएक्टिव अप्रोच। तो उसके बाद ECL मॉडल का जो है वजूद आया, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल का IFRS 9 में, जिसमें आप क्या करते हैं कि आप डे 1 पर ही जब भी आपका एक्सपोजर होता है किसी दूसरी कंपनी पर, तो आप डे 1 पर ही जो है एक जो है क्या कहते हैं लॉस बुक कर लेते हैं। एक फार्मूला है आपका exposure into loss given default into probability of default, we shall be having a discussion on that। तो मैं एक चीज़ आप लोगों से अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये जैसे IFRS 15 वाले जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ये जो आपके इधर मेंशन नहीं है IFRS 16, ये रहा 4, ऑल्दो IFRS 16 के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और जो IFRS 15 के जो रेवेन्यू के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इन पर IFRS 9 अप्लाई नहीं होता। अलबत्ता जो ECL मॉडल है वो इन पर लाजमी अप्लाई होता है। यही वजह है कि इंडस्ट्री में जब हम देख रहे होते हैं तो लीज़ के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए आप IFRS 9 वाला ही ECL मॉडल अप्लाई कर रहे होते हैं लीज़ पे भी। सिमिलरली IFRS 15 वाले जो आपके कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स या अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं उन पे भी जो है आपका ECL मॉडल लगता है। तो ऑल दो लीज़ और IFRS 15 वाले जो आपके रिसीवेबल्स या कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स हैं उन पे IFRS 9 अप्लाई नहीं होता, बट उनका IFRS 9 का जो ECL मॉडल है वो इन दोनों पर लाजमी अप्लाई होता है। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताऊं, बल्कि मैं चाहूँगा आप लोगों से पूछना कि ये जो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स है, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज़ है और इन्वेस्टमेंट इन JVs है, आप लोग मुझे ये बताएं कि ये तीनों जो हैं ये तो इम्पेयर होते होंगे, जाहिर सी बात है ना। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स या इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी या इन्वेस्टमेंट इन JV ये इम्पेयर तो होती हैं। क्या ये भी IFRS 9 के तहत ECL मॉडल के तहत इम्पेयर होती हैं? ये जो तीन इन्वेस्टमेंट्स हैं
जो फर्स्ट 3 इन्वेस्टमेंट्स हैं, क्या ये भी IFRS 9 के तहत इम्पेयर होती हैं? ओके, एनी इनपुट कि वो कौन से स्टैंडर्ड के तहत इम्पेयर होती हैं? अगर मेरी सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट है और इम्पेयर हो रही है, या अगर लेट्स से मेरी एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट है और वो इम्पेयर हो रही है, तो एज पर विच स्टैंडर्ड जो है हम उसकी इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करेंगे? एनी वन ऑफ यू प्लीज़। नो, नो। अच्छा, आप याद रखिएगा, ये बहुत अहम चीज़ है, ये बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि प्रैक्टिकली जब हम लोग जो है ऑडिट का, जब मैं फर्म में ऑडिट करता था, या अभी आजकल जो है अभी बैंक्स के ऊपर जो है 1-2 हम लोगों की सब्सिडरीज हैं जिस पे ये चीज़ हम लोगों को इशू आया है। तो देखिए, आप याद रखें, ये जो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी या इन्वेस्टमेंट इन जेवी है, इनकी जो इम्पेयरमेंट है ना, वो IAS 36 के तहत कैलकुलेट होती है। टेक्निकली दिस इज कैश जनरेटिंग यूनिट, राइट? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट या इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी या इन्वेस्टमेंट इन जेवी, इट्स अ कैश जनरेटिंग यूनिट। और CGO की जो इम्पेयरमेंट है वो IAS 36 के तहत होती है। तो लेट्स क्विकली मूव ऑन। So you can't hear to converse, someone is replying. Sir, you can't hear to conversation, someone is replying. Okay. अनम्यूट कर सकते हैं इमरान? इमरान, हम अनम्यूट कर सकते हैं? ये फॉर एग्जांपल स्पीकर में ये सुन सकता हूँ अगर कोई और पार्टिसिपेंट बोल रहा है तो? नो। अच्छा, अगर मैं अपने लैपटॉप को वो कर दूँ तो इसमें स्पीकर में अनम्यूट कर देता हूँ, आवाज़ वो तो नहीं होगी, डिस्टोर्ट तो नहीं होगी, डुप्लीकेशन तो नहीं होगी? हो रही है ना आवाज़? डुप्लीकेट हो रही है ना? अच्छा, इसका क्या वर्कअराउंड है? अच्छा, आज के लिए अगर आप लोग मुझे थोड़ा सा फेवर कर दें कि जो है, क्योंकि ऑब्वियसली ये ट्रांजिशन मेरे लिए भी नहीं है, तो अगर आप लोग जो है आज के लिए सिर्फ ये चैट पे अगर आप लोग मुझे जवाब दे दें, सही है ना? मैं कल से जो है इसका कोई वर्कअराउंड में निकाल लूँगा कि आप लोगों की जो वॉइस है, अगर आप जो है वर्बली कोई चीज़ मुझसे डिस्कस कर रहे हैं तो मैं उसको भी सुन सकूँ। अभी अरशद साहब, बिल्कुल जो है एयरफोन्स बिल्कुल यूज़ किए जा सकते हैं। अभी आई बिलीव जो है ऑलरेडी जो है ना क्या कहते हैं, जो हमारे IT पर्सन हैं वो एयरफोन्स यूज़ कर रहे हैं। तो आज के लिए आप अगर जो है क्या कहते हैं मैनेज कर लें, तो कल से इंशाल्लाह जो है ना मैं एयरफोन्स का भी इंतज़ाम कर लूँगा, तो मैं फिर ताकि आप लोगों से डिस्कस भी कर सकूँ। तो कमिंग टू द पॉइंट, अच्छा, फिर हमने बात की थी कि फाइनेंशियल एसेट्स को जो है हम कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। मीनवाइल जो IAS 39 और IFRS 9 के डिफरेंसेस हैं, मैंने 1-2 डिफरेंसेस आप लोगों को पहले भी बताए थे, आज भी हम लोग जैसे चीज़ें पढ़ेंगे तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हर स्टैंडर्ड जो है ना उसका एक फ़्लो होता है। जैसे सबसे पहले वो स्कोप के हवाले से बात कर रहा होता है, फिर वो रिकग्निशन के हवाले से बात कर रहा होता है, फिर वो मेजरमेंट के हवाले से बात कर रहा होता है। मेजरमेंट से पहले बाज़ औक़ात क्लासिफिकेशन के हवाले से बात हो रही होती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि फाइनेंशियल एसेट्स को आप कितने तरीक़ों से क्लासीफाई करेंगे। तो फाइनेंशियल एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड। इमरान, वो जो एक और फाइल है वो ज़रा खोल देते हो मुझे, जो एक्सेल वाली थी, एक्सेल वाली फाइल थी। अच्छा, इसको मिनिमाइज़ करना है तो हाउ वुड आई बी डूइंग दैट? इसको मिनिमाइज़ करना है तो इसके कीबोर्ड से, ओके सही, ठीक है, ये हो गया। अच्छा सही है, डाउनलोडेड है ऑलरेडी, ओके। इसमें चलो, दैट्स सो अमेजिंग, ये अच्छा हो गया। और अगर मुझे स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करना है तो या तो माउस के थ्रू कर लूँ या फिर मैं इसके थ्रू कर लूँ। सही, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही। ये स्क्रीन भी शेयर हो रही है, राइट? सही।
और इसको अगर मुझे फुल साइज़ करना है वापस तो व्यू में जाके फुल स्क्रीन, ठीक है, ज़बरदस्त। तो हमने बात की थी कि फाइनेंशियल एसेट जो हैं ये 3 तरीक़ों से क्लासिफाई हो सकते हैं। या तो आप फाइनेंशियल एसेट्स को फेयर वैल्यू थ्रू P&L पर रखेंगे, या फाइनेंशियल एसेट्स को फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे रखेंगे, या आप फाइनेंशियल एसेट्स को अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे रखेंगे। तो इस पर एक सवाल आया था कि हसन, हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमें जो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू P&L पर रखना है, या फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे रखना है, या अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे रखना है। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने क्या किया था लास्ट सेशन में कि हमने जो है, क्योंकि देखें इन्वेस्टमेंट्स, आप किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो दो तरीक़ों से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या तो आप डेट की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आप इक्विटी की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब डेट की फॉर्म में सवाल ये पैदा होता है कि डेट इन्वेस्टमेंट अगर आपने की है तो आप डेट इन्वेस्टमेंट को कब अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे क्लासिफाई करेंगे, कब फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे करेंगे, कब फेयर वैल्यू थ्रू P&L पर करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने रूल्स पढ़े थे, अगर आप रिकॉल करेंगे बिजनेस मॉडल और जो है कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज इन्वेस्टमेंट के हमें देखने होते हैं। सिमिलरली इक्विटी के हवाले से फिर हमने देखा था कि इक्विटी कब अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे क्लासिफाई होगी, कब OCI पे क्लासिफाई होगी, कब फेयर वैल्यू थ्रू P&L पर होगी। तो हम क्विकली उसको रिकैप कर लेते हैं। मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी डेट इन्वेस्टमेंट के लिए कि देखें डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे या फेयर वैल्यू थ्रू P&L पर या फेयर वैल्यू थ्रू OCI पर क्लासिफाई हो सकता है, सब्जेक्ट टू कि हमारा जो है बिजनेस मॉडल क्या है उस इन्वेस्टमेंट के हवाले से, एंड नंबर 2 उस इंस्ट्रूमेंट के कैश फ्लोज का नेचर क्या है, क्या वो इंस्ट्रूमेंट के कैश फ्लोज SPPI हैं या नॉन SPPI हैं। तो उस पर जो है ये हम लोगों ने ये कुछ बेसिक्स देखी थी हमने कि देखें बिजनेस मॉडल किसी भी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड ना 2 किस्म का हो सकता है। या तो बिजनेस मॉडल होगा होल्ड टू कलेक्ट, आप इस नीयत से इन्वेस्टमेंट करें। आई एम श्योर आप लोगों को विजिबल है, मैं इसको जूम इन भी फर्दर कर देता हूँ फॉर योर ईज़। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के हवाले से ना बिजनेस मॉडल 3 किस्म का हो सकता है। नंबर 1 होल्ड टू कलेक्ट, आप इस नीयत से इन्वेस्टमेंट करते हैं कि आप जो है टिल मैच्योरिटी जो है आप उसको होल्ड करेंगे उस इन्वेस्टमेंट को, और उस पर डिविडेंड या इंटरेस्ट जो है आप अर्न करेंगे। दूसरा मॉडल जो है दिस इज़ होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल, आप इस नीयत से इन्वेस्टमेंट करते हैं कि आप टिल मैच्योरिटी जो है होल्ड करेंगे उस इन्वेस्टमेंट को, और अगर आपको कैपिटल गेन हुआ तो आप जो है कैपिटल गेन कमा के एग्जिट आउट कर जाएंगे। होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल। सिमिलरली तीसरा मॉडल है होल्ड टू सेल, आप इस नीयत से इन्वेस्टमेंट करते हैं कि आप जो है ट्रेडिंग करेंगे, आप इस नीयत से इन्वेस्टमेंट करते हैं कि आप ट्रेडिंग करेंगे, सही है, आपका कोई भी डिविडेंड या जो है इंटरेस्ट अर्न करने का एम नहीं होता। तो ये एक बिजनेस मॉडल है जो एक पैरामीटर है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जो है डिसाइड करने के लिए उसकी क्लासिफिकेशन। दूसरा पैरामीटर है नेचर ऑफ कैश फ्लोज ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। देखें फ्रॉम द रिटर्न वॉलेटिलिटी ऑफ रिटर्न परस्पेक्टिव जो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के जो कैश फ्लोज होते हैं उसके दो नेचर के कैश फ्लोज हो सकते हैं। या तो वो कैश फ्लोज का नेचर SPPI होगा, या फिर वो कैश फ्लोज का नेचर नॉन SPPI होगा। SPPI और नॉन SPPI इसका मतलब क्या है? SPPI का मतलब है सोल प्रिंसिपल पेमेंट एंड इंटरेस्ट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के कैश फ्लोज का नेचर SPPI उस वक्त कहलाएगा जब उस इंस्ट्रूमेंट के जो रिटर्न्स हैं वो कंपनी की परफॉर्मेंस से लिंक्ड ना हो। फॉर एग्जांपल मैंने किसी कंपनी के जो है वो 10% डिबेंचर्स जो है वो सब्सक्राइब किए हैं। अब यू कैन सेंस कि उन डिबेंचर्स को या TFCs को या PIBs को या T-बिल्स को जब मैंने सब्सक्राइब किया है तो ऑब्वियसली मुझे एक प्री डिटरमाइंड रिटर्न मिलेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिफ़ॉल्ट रिस्क, सही है ना। मैं अभी बात कर रहा हूँ कि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करे या बुरा परफॉर्म करे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मुझे इंटरेस्ट मिलता रहेगा या मुझे जो है मार्कअप मिलता रहेगा, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इस इंस्ट्रूमेंट के जो कैश फ्लोज हैं वो SPPI हैं। अच्छा, इसके बरक्स अगर मैं बात करूँ, मैंने अगर फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के शेयर्स खरीदें तो कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तो ऑब्वियसली मुझे रिटर्न या डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, एंड वाइस वर्सा फॉर द फ्लिप साइड। तो अगर कंपनी बुरा परफॉर्म करेगी तो ऑब्वियसली मुझे शायद रिटर्न ना मिले। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनके कैश फ्लोज नॉन SPPI होते हैं तो याद रखिएगा वो कभी भी अमोर्टाइज कॉस्ट पे क्लासीफाई हो ही नहीं सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में इक्विटी इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात की थी। तो अब इन दो पैरामीटर्स को हम लोगों ने दिमाग में रखना है। वन इज़ बिजनेस मॉडल ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट एंड नंबर 2 इज़ नेचर ऑफ कैश फ्लोज ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। बिजनेस मॉडल 3 किस्म का हो सकता है, होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल और होल्ड टू सेल। और जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के वो 2 किस्म के, या तो वो SPPI होंगे या नॉन SPPI होंगे। हाउ वुड वी बी डिफरेंशिएटिंग कि वेदर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कैश फ्लोज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज आर SPPI और नॉन SPPI?
if the contractual cash flows of that instrument are linked to the performance of the company, so we may consider that the cash flows of that instrument as non SPPI. और अगर उस इंस्ट्रूमेंट के कैश फ्लोज जो हैं वो कंपनी की परफॉर्मेंस से लिंक नहीं है, तो वी में से कि उस कंपनी के जो उस इंस्ट्रूमेंट के जो कैश फ्लोज हैं वो SPPI हैं। अच्छा, इधर एक सवाल आता है प्रैक्टिकली कि ये जो काइबोर्ड लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, काइबोर्ड लिंक जो है इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तो क्या ये नॉन SPPI कहलाएंगी? तो देखें, आप बेहतर समझते हैं कि ये जो काइबोर है या लाइबोर है, दिस इज़ नॉट लिंक टू द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। ये मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की बेसिस पर जो है वो ड्राइव होता है, तो दे आर स्टिल कंसिडर्ड एज SPPI। द कैश फ्लोज ऑफ दोज इंस्ट्रूमेंट्स आर स्टिल कंसिडर्ड एज SPPI। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही? क्योंकि आप लोगों का चैट बॉक्स में कोई मैसेज नहीं आया है, तो मुझे आप लोग थोड़ा प्लीज़ कंफर्म कर देते हैं। डन है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इट डिपेंड्स ऑन हसनैन इमाम, इट डिपेंड्स ऑन के जो है वो टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स क्या है। मैं तो एक जेनेरिक आपको बात बता रहा हूँ। तो TFCs अगर आपको ऐसा लगता है कि क्लोज ऐसा है कि भाई 5% जो है वो प्रॉफिट का होगा, तो अगर तो किसी भी तरीके से अगर एग्रीमेंट का क्लोज ये है कि जो है कंपनी की परफॉर्मेंस से लिंक कर रहे हैं रिटर्न को, तो वो फिर नॉन SPPI कहलाएगा। ठीक है। अच्छा जी, फिर हमने बात की थी डेट इंस्ट्रूमेंट के हवाले से कि डेट इंस्ट्रूमेंट के अमोटाइज्ड कॉस्ट पे क्लासिफाई हो सकते हैं। द आंसर इज यस, डेट इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एट अमोटाइज्ड कॉस्ट, यस। बट इसके लिए वी नीड टू लुक आउट फॉर नोट 1। डेट इंस्ट्रूमेंट अमोटाइज्ड कॉस्ट पे, अच्छा मैंने क्या किया है, मैंने इन्वेस्टमेंट्स को आप लोगों को डायरेक्टली नहीं बता रहा, मैं आपको जो है ये जो क्लासिफिकेशन है ये डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में बाइफरकेट करके मैं आपको बता रहा हूँ फॉर आर ईज। जब आप स्टैंडर्ड भी पढ़ेंगे तो स्टैंडर्ड में इनको कंबाइन करके बताया हुआ, इनको ऐसे सेपरेटली नहीं बताया हुआ। ये तो मैं आप लोगों की आसानी के लिए जो है फेज़, बिल्कुल मैं आपका जवाब दे देता हूँ। फेज़ आपका जो है ना वो मैसेज ऊपर चला गया है, तो मुझे आप थोड़ा सा टाइम दें, तो क्योंकि मैं ये जो चैट बॉक्स है मेरे दूसरे लैपटॉप में खुला हुआ है, तो मैं आपके बिल्कुल जो है ना मैसेज का जवाब देता हूँ। अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि डेट इंस्ट्रूमेंट अमोटाइज्ड कॉस्ट पे जो है कब क्लासिफाई हो सकता है। द आंसर इज़ यस। अब कब क्लासिफाई होगा? जब बिजनेस मॉडल जो है होल्ड टू कलेक्ट होगा और जो कैश फ्लोज का नेचर होगा वो SPPI होगा। ये दोनों कंडीशंस अगर पूरी होंगी तो द डेट इंस्ट्रूमेंट नीड्स टू बी क्लासिफाइड एट अमोटाइज्ड कॉस्ट। सिमिलरली अगर तो अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या डेट इंस्ट्रूमेंट फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे क्लासिफाई हो सकता है? द आंसर इज यस। कब हो सकता है? जब बिजनेस मॉडल जो है होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल हो। मैं आप लोगों की आसानी के लिए मार्किंग भी कर रहा हूँ, होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल हो, और कैश फ्लोज का जो नेचर है वो SPPI होगा। फेयर वैल्यू किसी भी डेट इंस्ट्रूमेंट का कैश फ्लोज का नेचर अगर SPPI है और बिजनेस मॉडल होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल है, तो आप उस इंस्ट्रूमेंट को जो है डेट इंस्ट्रूमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू OCI पर रखेंगे। अच्छा, फेयर वैल्यू थ्रू PNL की भी कंडीशन लिखी हुई है ये नीचे, बट मैं इसकी कंडीशन जो है नॉर्मली बताता नहीं हूँ, जस्ट टू कीप द थिंग सिंपल। आसान सी चीज़ है, कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट जो है अगर तो वो अमोटाइज्ड कॉस्ट की कंडीशन पूरी नहीं करता, ना वो फेयर वैल्यू थ्रू OCI की कंडीशन पूरी करता है, तो बाई डिफॉल्ट वो इंस्ट्रूमेंट फेयर वैल्यू थ्रू PNL पे क्लासीफाई होगा। यानी फेयर वैल्यू थ्रू PNL इज अ रेजिजुअल कैटेगरी इन केस ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट इज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो है कब फेयर वैल्यू थ्रू PNL पे क्लासिफाई होंगे, कब फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे होंगे, कब अमोटाइज्ड कॉस्ट पे होंगे, हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो आप याद रखें कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो है ना, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट उनका जो कैश फ्लोज का नेचर है वो कभी भी SPPI नहीं होता, बिकॉज शेयर्स आर लिंक टू द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। इक्विटी का मतलब ही यही है कि उसके रिटर्न जो हैं वो कंपनी की परफॉर्मेंस से लिंक्ड होंगे। तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो है वो कभी भी जो है अमोटाइज्ड कॉस्ट पे क्लासिफाई हो ही नहीं सकते। अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ये जो है एक तरीके से ये टेबुलर फॉर्म में भी इस चीज़ को मैंने बताया हुआ है। अच्छा जी, अब अगर एक बात आप नोट करें, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बाय डिफ़ॉल्ट फेयर वैल्यू थ्रू PNL में क्लासिफाई होंगे। अगर आप ये जो कॉलम F देखें तो उसमें लिखा हुआ है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बाय डिफ़ॉल्ट फेयर वैल्यू थ्रू PNL में क्लासिफाई होंगे। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट अमोटाइज्ड कॉस्ट पे कभी भी क्लासिफाई नहीं हो सकते, उसका रीज़न मैंने आप लोगों को बता दिया है।
अब सवाल ये पैदा होता है कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को क्या हम फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पर क्लासिफाई कर सकते हैं? द आंसर इज यस, सब्जेक्ट टू कि ये चार बातें हम लोग जो है मीट करें। जैसे लास्ट टाइम किसी पार्टिसिपेंट ने जो है मुझसे सवाल किया था कि हसन वो जो तुम्हारी वो जो प्रेजेंटेशन है उसमें जो है वो एक कंडीशन शायद मिसिंग है, तो ये एक्सेल शीट है जिसमें जो है ये मैंने कवर किया हुआ है, वो भी आई बिलीव मैंने आप लोगों से शेयर कर दी, अगर नहीं किए तो आज मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पर क्लासीफाई होगी सब्जेक्ट टू कि अगर ये चार बातें पूरी हो रही हों। वो चार बातें क्या हैं? इफ़ द कंपनी कैन जस्टिफाई कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये स्ट्रेटेजिक नेचर की है या लॉन्ग टर्म नेचर की है। नंबर टू, वी नीड टू डिसाइड ऑन डे वन। इनिशियली जब आप परचेज कर रहे हैं तो आपको उस टाइम पे डिसाइड करना है कि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रखेंगे या फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पर रखेंगे। इसका मतलब है सब्सिक्वेंटली जो है आप इसको रिक्लासीफाई नहीं कर सकते। सिमिलरली ये इरिवोकेबल ऑप्शन है। इट मीन्स एक दफ़ा अगर आपने ओसीआई पर रख लिया है तो यू कैन रिवर्ट टू पीएनएल एंड अदर वे अराउंड एज वेल बिकॉज ऑफ द कंडीशन नंबर टू। सिमिलरली जितने भी गेन्स या लॉसेज हैं, इनफैक्ट रियलाइज गेन्स या लॉसेज भी हैं, वो कभी भी पीएनएल की जो है वो पीएनएल पे नहीं राउट होंगे एक्सेप्ट फॉर द डिविडेंड इनकम। इसके ऊपर लास्ट सेशन में हम लोगों ने काफ़ी डिबेट किया था कि ये चीज़ क्यों की गई है, क्योंकि इसमें मनूवरिंग बहुत ज़्यादा होती थी। अच्छा, ये जो रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन नंबर 4, ये सिर्फ और सिर्फ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए नहीं है। अगर आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स को फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे क्लासिफाई, सर एक्सेल फाइल इज़ नॉट रीडेबल, ओके, इज़ इट फाइन नाउ? अब्दुल्ला साहब, एक्सेल फाइल इज़ फाइन नाउ? अच्छा, म्यूट अभी सब नहीं हुए हैं, अच्छा मैं म्यूट कर देता हूँ। अच्छा, मैंने सबको म्यूट कर दिया है। आप लोगों को मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि मैं भी म्यूट हो गया हूँ? आप लोगों को मेरी आवाज़ तो आ रही है ना अहमद साहब? चलें, दैट्स गुड, दैट्स गुड। अच्छा जी, अच्छा एक्सेल शीट नज़र आ रही है मेरे ख्याल से जो है? ना सही, इट्स फाइन, चलें, दैट्स गुड। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अगर आप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पर रखना चाहते हैं तो आपके पास जो है क्या कहते हैं कि आपको यू नीड टू मीट ऑल ऑफ दीज 4 कंडीशंस टू क्लासीफाई योर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। नंबर 1, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, यू नीड टू एक्चुअली जस्टिफाई कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो स्ट्रेटेजिक नेचर की है, इनिशियली आपने डेजिग्नेट करना है, इट शुड बी इरिवोकेबल ऑप्शन, और जितने भी गेन्स या लॉसेज हैं वो सिवाय डिविडेंड इनकम के वो पीएनएल में आउट होंगे। अच्छा, इसके बाद फिर हमने बात की थी कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट को, क्लासिफिकेशन तो हमने देख ली, फिर हमने बात की थी कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट को किस वैल्यू पर मेजर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, एक जो है मैं किसी कंपनी के शेयर्स ख़रीद रहा हूँ 100 रुपये के, तो आपको पता है कि जब आप शेयर्स ख़रीद रहे होते हैं तो साथ में ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इनकर हो रही होती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि उस ट्रांजैक्शन कॉस्ट का आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे? क्या उसे एक्सपेंस आउट करेंगे या उसे पीएनएल का या उसे एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे? सिमिलरली एक और इशू आता है, वो ये आता है कि जब आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को परचेज़ कर रहे होते हैं तो एक होती है उसकी फेयर वैल्यू, जिसको हम मार्केट वैल्यू भी बोलते हैं आम फहम ज़बान में, और एक होती है उसकी ट्रांजैक्शन प्राइस, कि आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जैसे एनडीएम ट्रांजैक्शंस होती हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, जो है आउटसाइड द मार्केट ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, तो बाज़ औक़ात वो जो है फेयर वैल्यू जो मार्केट में चल रही होती है उससे जो है डेविएट कर रही होती हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर तो हम एक इंस्ट्रूमेंट को परचेज़ कर रहे हैं, लेट्स से उसकी वैल्यू 100 रुपया है, बट हम परचेज़ कर रहे हैं 95 रुपीज़ में, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो आप 5 रुपये कम में परचेज़ कर रहे हो, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ट्रांजैक्शन प्राइस पे वैल्यू करोगे या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पर जो है वैल्यू करोगे? तो ये सारी जो मॉडलिटीज़ हैं वो हम मेजरमेंट वाले एरिया में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको क्विकली हम लोग जो है देख लेते हैं। देखें, 2 स्टेप्स में हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहले कि इनिशियली जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ख़रीद रहे हो तो आप किस वैल्यू पर मेजर करोगे और ट्रांजैक्शन कॉस्ट का आप क्या ट्रीटमेंट करोगे, और उसके बाद जो है फिर हम देखेंगे कि सब्सिक्वेंटली जो आपने इन्वेस्टमेंट परचेज़ की है उसको आप किस तरीके से ट्रीट करेंगे।
अच्छा अगर तो आप, अच्छा ये मैं अब आपको डेट और इक्विटी दोनों के लिए बता रहा हूँ। अब ये जो मैं आप लोगों को मेजरमेंट का इशू बता रहा हूँ, ये डेट और इक्विटी दोनों के लिए बता रहा हूँ। आई एम नॉट बाइफर्केटिंग, क्योंकि रूल सेम रहेंगे, चाहे वो डेट हो चाहे इक्विटी हो। इनिशियली याद रखें, आपकी कोई भी क्लासिफिकेशन हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, वो हमेशा फेयर वैल्यू पर क्लासीफाई होगा। पहला रूल, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो वो हमेशा फेयर वैल्यू पर क्लासीफाई होगा। हसन, व्हाट इफ, अगर इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द फेयर वैल्यू एंड द ट्रांजैक्शन प्राइस, तो आप हमेशा अपने इंस्ट्रूमेंट को जो है फेयर वैल्यू पर ही रखेंगे, आप अपने इंस्ट्रूमेंट को फेयर वैल्यू पर ही रखेंगे, और इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आप P&L में चार्ज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी फेयर वैल्यू है 100 रुपया, आपको लेट से वो इंस्ट्रूमेंट मिलता है 95 रुपीज़ में, तो आप 100 रुपीज़ से ही अपने इंस्ट्रूमेंट को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे 95 से, और 5 रुपये से जो है आप P&L को क्रेडिट करेंगे। और अगर आपको लेट से ज़्यादा में मिल रहा है तो आप लॉस को डेबिट कर देंगे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। अच्छा जी, फिर हमने बात की थी कि देखें, अच्छा एक्सेल पे पेन नहीं चल रहा है इमरान, एक्सेल पे पेन नहीं चलता ना, अच्छा नहीं चलता, ओके। अच्छा जी, फिर हमने बात की थी कि देखें ट्रांजैक्शन कॉस्ट का क्या करेंगे। देखिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर तो आपकी क्लासिफिकेशन अमोटाइज कॉस्ट है या OCI है, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट वुड बी कैपिटलाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ दैट एसेट। मगर अगर आपका जो क्लासिफिकेशन है वो फेयर वैल्यू थ्रू P&L है, तो आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस आउट करेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक दो चीज़ें देखी। इनिशियली आप अपने इंस्ट्रूमेंट को फेयर वैल्यू पर रखेंगे, और अगर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट है तो आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट को जो है कैपिटलाइज करेंगे, अनलेस आपका जो क्लासिफिकेशन का मॉडल है वो फेयर वैल्यू थ्रू P&L है। एक एग्जांपल कर लेते हैं, लेट्स से मेरी एक इन्वेस्टमेंट है जिसकी वैल्यू है 100 रुपये की, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है 5 रुपये की, सही है। तो अमोटाइज कॉस्ट है, अगर मैं अमोटाइज कॉस्ट पे क्लासीफाई करता हूँ तो मैं इनिशियली कितने पर मेजर करूँगा, 105 पे। फेयर वैल्यू थ्रू OCI पर करता हूँ तो भी 105 पे करूँगा। फेयर वैल्यू थ्रू P&L पर करूँगा तो मैं 100 रुपीज़ पर वैल्यू करूँगा और 5 रुपये को एक्सपेंस आउट करूँगा। सिमिलरली नेक्स्ट बात होती है कि आप जो है सब्सिक्वेंटली अब किस वैल्यू पर, डे 1 पे तो आपने मेजर कर लिया, अब सब्सिक्वेंटली आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को किस वैल्यू पर मेजर करना है। तो देखें, अगर तो अमोटाइज कॉस्ट पे आप रख रहे हैं, अगर तो आपकी क्लासिफिकेशन अमोटाइज कॉस्ट है, तो सब्सिक्वेंटली भी आप अमोटाइज कॉस्ट पे ही क्लासीफाई करेंगे। अमोटाइज कॉस्ट क्या होती है, इस पर मैंने आप लोगों को बोला था कि देखें अभी फ़िलहाल आप ये समझ लें कि जो आपकी कॉस्ट है वही अमोटाइज कॉस्ट है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे IRR और कूपन रेट का डिफरेंस, तो उसके अंदर वी शैल बी डेलिब्रेटिंग इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सिमिलरली फेयर वैल्यू थ्रू OCI में आप अपने इंस्ट्रूमेंट को फेयर वैल्यू पर रखेंगे विद अ चेंज इन फेयर वैल्यू टू बी चार्ज इन OCI। सिमिलरली अगर आप फेयर वैल्यू थ्रू P&L पर रख रहे हैं तो आप जो है अपने इंस्ट्रूमेंट को जो है फेयर वैल्यू पर रखेंगे विद अ चेंज इन फेयर वैल्यू टू बी चार्ज इन P&L। तो हम लोगों ने ये एक तरीके से जो है क्विकली रिवाइज भी कर लिया है। अब मेरे ख्याल से अभी तकी साहब फॉर अमोटाइज कॉस्ट एंड OCI फेयर वैल्यू सही है, बिल्कुल सही है आमिर साहब, बिल्कुल सही। फाइल इज़ स्टिल नॉट रीडेबल, ओके इट्स फाइन नाउ, सही है, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी नमाज का ब्रेक ले लें, अगर आप लोग मुनासिब समझें तो फिर हम लोग आके इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की कैलकुलेशन देखेंगे, और फिर उसके बाद जो है वी शैल बी डेलिब्रेटिंग ऑन द कैलकुलेशन ऑफ द डेट इंस्ट्रूमेंट्स। तो व्हाट डू यू से पीपल, 10 मिनट का नमाज का ब्रेक ले लें। ठीक है अदनान साहब, वी कैन मेक इट ऑफ 15 मिनट्स, थैंक यू। अच्छा इस क्वेश्चन को मैं ट्राई कर पाऊँ, इस क्वेश्चन को मैं ट्राई कर पाऊँ, आप लोगों की क्या राय है। चलें सही है। 5000 शेयर्स परचेज फॉर ₹100 ईच, ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है वो 2% है इन बोथ बाइंग एंड सेलिंग साइड। फेयर वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट डेट्स पे ये दी हुई हैं। 1 जनवरी 2009 को जब हमने परचेज़ किया तो 100 रुपया जो है फेयर वैल्यू थी। अच्छा ओके हसनैन साहब 5 मिनट, ओके हसनैन साहब बाय द वे दूसरा क्वेश्चन जो है इससे ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव है, तो इफ़ यू अलाउ ये वाला क्वेश्चन मैं ट्राई करवा देता हूँ। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है जिसमें हमें एक्सट्रैक्ट्स भी बनाने हैं वो आप लोग जो है वो खुद से ट्राई कीजिएगा, उसमें भले मैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी दे दूँगा। तो सिंस इट्स फर्स्ट इलस्ट्रेशन, तो चूँकि हमारे पास जो है वो अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से जो है कुछ बिगिनर्स भी जो हैं
वो हैं, तो मेरे ख्याल से इट्स गुड कि जो है पहले एक दफ़ा ये मैं करवा दूँ। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, लेट से यहाँ जो है परचेज़ प्राइस अगर 100 की जगह 95 होती, स्टिल वी वुड हैव मेजर्ड आर इन्वेस्टमेंट एट ₹100 रादर देन 95, ठीक है ना। वी आर वेरी क्लियर ऑन दिस के at initial recognition we shall be measuring our investment at fair value irrespective of whatever the transaction price is. If there is a difference between the transaction price and the fair value, the difference shall be charged in P&L, either the gain side or the loss side, be it any case. Okay. 31 मार्च 2009 को वैल्यू जो है 100 से बढ़ के 108 रुपया हो गई है। 30 जून को वैल्यू जो है 108 से 111 हो गई है। 30 सितंबर को जो है 1 रुपये से वैल्यू कम होकर 110 हो गई है। 30 नवंबर को जो है वैल्यू आपकी 114 हो गई है। एंड लेट्स एज्यूम कि हमने इस डेट पर 30 नवंबर 2014 को हमने इस इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज भी कर दिया है। डिविडेंड अमाउंटिंग ₹4 पर शेयर वॉज अनाउंसड ऑन 30 जून 2009। हमने जो है डिविडेंड अनाउंस भी किया है 30 जून 2009 को, हमें एक्चुअली मिला है। अब हमें जो है केस 1 वी नीड टू एक्चुअली प्रिपेयर एंट्रीज अज्यूमिंग हम फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे क्लासीफाई कर रहे हैं, एंड नंबर 2 हम फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे क्लासीफाई कर रहे हैं। सो लेट्स क्विकली मूव ऑन विद द सिनेरियो। आई एम श्योर सॉल्यूशन जो है ये एक्सेल शीट आप लोगों को विजिबल है। मैं इसको जूम इन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। आई एम श्योर इट्स लाउड एंड क्लियर, राइट? स्क्रीन आप लोगों को क्लियरली विजिबल है? आप लोग मुझे प्लीज़ कंफर्म करते हैं। चल, दैट्स गुड। अच्छा, 1 जनवरी 2009 को, अच्छा मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ कि मैं फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे जो है वो क्लासीफाई कर रहा हूँ। 1 जनवरी 2009 को मैंने जो है इन्वेस्टमेंट की है, मैंने 5000 शेयर्स खरीदे हैं 100 रुपये के हिसाब से। आपको पता है ट्रांजेक्शन, कैन यू प्लीज़ पेज दिस पिक ऑफ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ क्वेश्चन। तकी साहब, लेट मी गिव इट अ ट्राई। हम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? एक मिनट इधर आते हो। ये जो है ना, सर ये अभी हो नहीं सकता, आपके पास वहाँ पे राइट नहीं है, आपके पास लैपटॉप में। नहीं, मैं स्नैपशॉट लेके ना इसको इधर पेस्ट करना चाह रहा था। चलो वो मुझे मिल गया, इसको ट्राई करता हूँ। माउस से करना। हाँ सर, कर दो। तकी साहब अब बेहतर है? मेरी आज सारी आईटी की स्किल्स जो है ना आज टेस्ट हो रही हैं। खैर, 1 जनवरी 2009 को हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट परचेज़ की है, अज्यूमिंग हम लोग फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे क्लासीफाई कर रहे हैं। 5000 शेयर्स हैं, एक शेयर की जो फेयर वैल्यू है वो 100 रुपया है। आपको पता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज नहीं होती, तो फाइनेंशियल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 5 लाख से। अच्छा, फिर 1 जनवरी 2009 को जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमने इनकर की थी 5 लाख का 2%, ऑब्वियसली इट्स ऑन द बाइंग साइड एज वेल एज ऑन द सेलिंग साइड, तो 5 लाख का 2% ट्रांजैक्शन कॉस्ट डेबिट 10,000 से, कैश क्रेडिट 10,000 से। आई एम श्योर आपको ये चीज़ क्लियर है। फिर 31 मार्च को जो है वी नीड टू रीवैल्यू आवर इन्वेस्टमेंट ऑन द क्वार्टरली रिपोर्टिंग।
तो चूँकि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू 100 से बढ़ के 108 रुपया हो गई है, यू कैन हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। फाइनेंशियल एसेट जो है 40,000 से आपका बढ़ गया 5,000, आपके पास शेयर्स थे, एक शेयर की वैल्यू 8 रुपया थी, तो 8 इंटू 5,000 40,000, P&L आपने क्रेडिट कर दिया 40,000 से। फिर 30 जून को जो है आपकी जो फाइनेंशियल एसेट की वैल्यू है वो 3 रुपये से बढ़ गई है, 108 से 111 रुपया हो गई है। तो जो है आपने फाइनेंशियल एसेट को अगेन डेबिट कर दिया और मार्क टू मार्केट कर दिया, और P&L को आपने 15,000 से क्रेडिट कर दिया। सिमिलरली अगर आप एडजस्टमेंट पढ़ें तो डिविडेंड जो है 30 जून को हमें मिला है 4 रुपये का, तो कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट 20,000 से, अगर एक शेयर पे 4 रुपया मिला है तो 5,000 शेयर्स हैं तो 5,000 इंटू 4 20,000। आई एम श्योर आपको यहाँ तक क्लियर है। इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन प्लीज़ आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, वर्बली भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं प्लीज़। कैन वी मूव ऑन? ओके अच्छा, अगर आप फिर 30 सितंबर को देखें तो 30 सितंबर को जो है इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है 111 से 110 रुपया हो गई है। तो जो है हमने P&L को डेबिट कर दिया 5,000 से और फाइनेंशियल एसेट को क्रेडिट कर दिया है 5,000 से। ठीक है, अब 30 नवंबर को दो चीज़ें हो रही हैं। हाउ फेयर वैल्यू थ्रू P&L है ना, देखें जब P&L आपका क्रेडिट हो रहा है इट मीन्स आपका जो है गेन हो रहा है ना। आप चूँकि फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे क्लासीफाई करने का मतलब ये है कि आप फेयर वैल्यू पर रखेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट को विद अ चेंज इन फेयर वैल्यू टू बी चार्ज इन P&L। अगर तो आपकी वैल्यू कम हो रही है तो P&L आपका डेबिट होगा बीइंग अ लॉस, और अगर तो आपका वैल्यू ज़्यादा हो रही है मार्क टू मार्केट करते हुए तो आपका P&L क्रेडिट होगा मीन्स गेन। आई होप फैज़ भाई आपको ये चीज़ क्लियर है। अच्छा जी, अब 30 नवंबर को जो है दो चीज़ें हुई, एक तो मार्क टू मार्केट भी हुआ है प्लस जो है हमने डिस्पोजल भी किया है। तो ये पहले जो है देखें जनरली जो है ना ये कंबाइन एंट्री पास होती है, बट मैं आप लोगों की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए व्हाट आई एम गोना डू, मैं इस एंट्री को ना पहले तोड़ के आप लोगों को करवाता हूँ, फिर हम लोग जो है इस कंबाइन एंट्री की तरफ मूव ऑन करेंगे। अगर आप एक बात नोट करें 30 नवंबर को हुआ क्या है, स्टेप बाय स्टेप जो है हम लोग चलते हैं। सबसे पहले जो है हम इसको मार्क टू मार्केट कर लेते हैं। हम खड़े हुए थे 110 पे, और 30 नवंबर को जो वैल्यू हो गई है 114 हो गई है। तो लेट अस फर्स्ट मार्क टू मार्केट दिस इन्वेस्टमेंट। तो 20,000 से जो है हमने गेन बुक कर लिया, फाइनेंशियल एसेट 20,000 से डेबिट, P&L 20,000 से क्रेडिट। आई एम श्योर आपको ये चीज़ क्लियर है। फिर हम लोगों ने जो है डिस्पोजल किया है, डिस्पोजल किया तो हमने 114 रुपये में डिस्पोजल किया होगा। 5,000 शेयर्स हमने 114 रुपये के हिसाब से बेचे, तो कैश डेबिट 5,70,000 और फाइनेंशियल एसेट क्रेडिट 5,70,000। आई एम श्योर आपको ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, फिर जाहिर सी बात है कि जो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है इट विल हैव टू बी इनकर्ड, तो फिर 5,70,000 का 2% वी वुड हैव पेड दिस एज अ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट 5,70,000 का 2% 11,400 से डेबिट और कैश क्रेडिट 11,400 से। आई एम श्योर आपको ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, अगर इन तीनों एंट्रीज़ को मैं कंबाइन करूँ, तो फाइनेंशियल एसेट आपका 20,000 से डेबिट और फाइनेंशियल एसेट 570 से क्रेडिट, तो नेट बेसिस पे आपका फाइनेंशियल एसेट क्रेडिट हो रहा है 5,50,000 से। ठीक है, आपका कैश जो है 570 से डेबिट और 11,400 से क्रेडिट, तो नेट बेसिस पर जो आपका कैश डेबिट हो रहा है वो 5,58,600 से हो रहा है। सिमिलरली आपका जो P&L है वो 20,000 से क्रेडिट और 11,400 से डेबिट, तो नेट बेसिस पर जो P&L क्रेडिट हो रहा है वो 8,600 से हो रहा है। तो आई एम श्योर आपको सेपरेट एंट्रीज के जरिए जो है ये कंबाइन एंट्री जो है ये भी क्लियर है। आई एम श्योर आपको ये चीज़ क्लियर है। इफ़ एनी वन हैज़ गॉट एनी क्वेश्चन तो प्लीज़ आप लोग मुझसे पूछें, अदरवाइज़ जो है हम लोग फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे मूव ऑन करें। इस पर क्या सर, कैन यू कम बैक प्लीज़, आप क्या बोल रहे हैं?
कर लिया ना, देखिए ना पीएनएल को क्रेडिट तो करा है मैंने, 8,600 से क्रेडिट तो करा है। ठीक है, शिजा साहब क्लियर है आपको? ओके अच्छा जी, अब हम एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के थ्रू करते हैं। अच्छा, अगर आप रिकॉल करें, जस्ट होल्ड ऑन, अच्छा फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे हमें ये चीज़ पता है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज होती है, और जो अनरियलाइज गेन है जब रियलाइज होता है तो वो ओसीआई ही में ही रहता है। मगर पाकिस्तानी सिनेरियो में आपको पता है एक सवाल आता है कि ओसीआई में अगर आप रखेंगे तो फिर आप शेयर होल्डर्स को जो है डिविडेंड के लिए कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि फॉर द जुरिस्डिक्शंस लाइक पाकिस्तान, आईफेक हैज़ अलाउड कि आप चाहें तो जितना भी आपका रियलाइज गेन है जो ओसीआई में पड़ा हुआ है, यू में ट्रांसफ़र इट टू रिटेन अर्निंग। ठीक है ना, आपको यूरोप साइड पे जो है ये चीज़ नहीं दिखेगी, रीज़न बीइंग कि वहाँ आप ओसीआई से जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट पाकिस्तानी सिनेरियो में जो है, और एनी अदर जुरिस्डिक्शन लाइक पाकिस्तान, जहाँ ओसीआई से जो है आपका डिविडेंड जो है डिस्ट्रीब्यूशन प्रोहिबिटेड है, तो आईफेक ने उन जुरिस्डिक्शंस के लिए जो है ओसीआई से रिटेन अर्निंग में जो है वो ट्रांसफ़र की इजाज़त दी हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स का पैसा है और वी हैव टू रीपे टू द शेयर होल्डर्स। सही ना, जब आपका जो है एक गेन जो है वो रियलाइज़ हो जाता है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं अगर, तो फेयर वैल्यू थ्रू उसी पे आप इसी इन्वेस्टमेंट को रख रहे हैं। तो 1 जनवरी 2009 को 5,000 आपके पास जो है वो शेयर्स थे, एक शेयर 100 रुपये का है और 2% की ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। तो टेक्निकली हर एक शेयर पे जो मेरी कॉस्ट आ रही है हर 1 रुपये पर, वो 1 रुपये की जगह 1 रुपया प्लस 2% है, दैट इज़ 1.02। तो मैंने फाइनेंशियल एसेट को जो है 100 रुपये की जो है उसकी फेयर वैल्यू है पर शेयर इंटू 1.02 इंटू 5,000 नंबर ऑफ शेयर्स। $5,10,000 से जो है मैंने फाइनेंशियल एसेट को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया है। सही है, अब 31 मार्च को जो है शेयर की वैल्यू 100 से बढ़ के 108 रुपया हो गई है। मगर आपको पता है आपकी जो पर शेयर की वैल्यू है अब 100 की जगह 102 रुपया है, क्योंकि आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज कर रहे हैं। तो 108 रुपया जो है वैल्यू हो गई है 102 से बढ़ के, तो 6 रुपये से जो है वैल्यू बढ़ गई है। तो आप 6 रुपीज़ पर शेयर इंटू आप 5,000 शेयर्स करेंगे तो 30,000 से आपका फाइनेंशियल एसेट डेबिट हो जाएगा और 30,000 से आपका ओसीआई क्रेडिट हो जाएगा। सिमिलरली 30 जून को आपकी वैल्यू जो है वो 108 से बढ़ के 111 हो गई है, 3 रुपये से जो है आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है। तो आप 15,000 से फाइनेंशियल एसेट को डेबिट करेंगे और 15,000 से ओसीआई को आप क्रेडिट करेंगे। सिमिलरली 30 जून को आपने डिविडेंड अर्न किया है, तो डिविडेंड ऑब्वियसली इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी कोई भी क्लासिफिकेशन हो, इट इज़ चार्ज्ड इन पीएनएल। ठीक है ना, तो आपने कैश डेबिट कर दिया, डिविडेंड इनकम को 20,000 से जो है आपने क्रेडिट कर लिया। सिमिलरली 30 सितंबर को आपकी वैल्यू जो है वो 111 से 110 रुपया पर शेयर हो गई है। तो 1 रुपये से आप अपनी जो है वैल्यू को कम करेंगे और आप फाइनेंशियल एसेट को 5,000 से कम करके ओसीआई को 5,000 से डेबिट करेंगे। अच्छा, अब अगर आप एक बात नोट करें, 30 नवंबर को, अब मैं डायरेक्ट कंबाइंड एंट्री पास करवा रहा हूँ। 30 नवंबर को एक तो आपकी वैल्यू 110 से बढ़ के 114 रुपया हो गई है, एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये है कि आप इसी दिन डिस्पोज भी कर रहे हैं। अब आप इस चीज़ को देखिएगा, मैं डायरेक्टली कंबाइंड एंट्री पास करवा रहा हूँ।
आपने जो बेचा होगा वो 114 रुपये में बेचा होगा, बट आपको 114 रुपये नहीं मिले होंगे पर शेयर के, बस आपको 114 का 98% जो है वो मिला होगा इनटू 5000 शेयर्स, सही है ना, बीइंग अ क्वांटिटी ऑफ द शेयर्स। तो मुझे कैश कितना मिला होगा, 114 इंटू 5000, दैट्स द टोटल अमाउंट विच आई वॉज सपोज टू रिसीव, बट मेरी ट्रांजेक्शन कॉस्ट 2% की थी, तो मुझे जो है 98% मिला। तो मुझे जो कैश मिला है वो 558,600 का मिला। मेरा जो फाइनेंशियल एसेट था वो कितने पे वैल्यू हो रहा था, वो 5,50,000 पे वैल्यू हो रहा था, क्योंकि आपने तो 110 पे कैरी किया हुआ था, 110 इंटू 5,000, तो आपने फाइनेंशियल एसेट को 5,05,000 से क्रेडिट कर दिया। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, वो आपका OCI होगा, OCI से क्रेडिट हो जाएगा, ये आपका रियलाइज गेन है। यू वुड अप्रिशिएट कि आपका जो फेयर वैल्यू थ्रू PNL है उसमें भी 8,600 ही आ रहा था, और यहाँ भी 8,600 ही आ रहा है, बस फ़र्क इतना है, वहाँ PNL में चार्ज हो रहा था, यहाँ OCI में चार्ज हो रहा है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि हसन आज तक जो है मेरे पास OCI में कितना पड़ा हुआ है, क्योंकि अब तो सारा का सारा रियलाइज़ हो गया है। तो इट मीन्स कि ये जो मेरा रियलाइज गेन है इट नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड इन रिटेन अर्निंग। तो लेट्स हैव अ लुक एट, अगर आप एक बात नोट करें तो आपके पास जो है OCI का जो गेन आया 31 मार्च को वो 30,000 का है, 30 जून को फिर 15,000 का आया। आप देख भी सकते हैं ये जो टू डेट OCI मैंने लिखा हुआ है तो उसके अंदर 30,000 प्लस 15,000 OCI फिर आपका डेबिट हुआ है 5,000 से, तो मैंने माइनस कर दिया, और फिर OCI आपका दोबारा क्रेडिट हुआ है 8,600 से, तो मैंने वापस से OCI को क्रेडिट कर दिया। तो टोटल OCI जो टू डेट है मेरे पास आज 48,600 का है। तो स्टैंडर्ड अलाउज अस कि मैं इसको जो है OCI से निकाल के रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र कर लूँ। तो 48,600 से OCI डेबिट और 48,600 से रिटेन अर्निंग क्रेडिट। आई एम श्योर आपको OCI के थ्रू भी जो है इस इलस्ट्रेशन जो है ये आप लोगों को क्लियर है। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, एल्स वी शुड मूव ऑन। हाँ सुलेमान साहब, जस्ट सो योर मैसेज। आप चाहें ना तो आप स्क्रीन पे अगर जो है वो टच करके आप चाहें तो उसको खुद भी जूम इन कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं इसको और फर्दर जूम इन भी कर दूंगा। सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर इलस्ट्रेशन। ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का जो ये फाइनल्स में ये सवाल आया था, तो आई वुड लाइक कि आप इस सिनेरियो को ट्राई करें। आप लोग ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को प्लीज़। अच्छा, इसमें आप चाहें तो पहले एंट्रीज़ बना लें फॉर योर ईज़, फिर उसके बाद आप लोग जो है फाइनेंशियल्स के एक्सट्रैक्ट्स बना लें। मैं मीनवाइल आप लोगों से ग्रुप पे शेयर भी कर देता हूँ।
इमरान अगर मुझे म्यूट करना हो तो कैसे करूँगा? सॉरी, अच्छा ये माइक ऑन होगा तो ही आवाज़ जाएगी वरना नहीं जाएगी ऐसा? सॉरी, नहीं नहीं चल रही है। अच्छा जी, मैं सॉल्व करवाऊँ इस क्वेश्चन को? Okay, so let's discuss this scenario. Prepare the extracts relevant to the above transactions from KL's statement of financial position and comprehensive income for the year ended 31st December 2017 in accordance with IFRS. इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है 1 मई 2017 को केएल ने अक्वायर की है। ऑन 1 मई 2017 केएल अक्वायर्ड फॉलोइंग इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट ए जो परचेज़ की है वो 100 रुपीज़ इन मिलियन है, 100 मिलियन की है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है 2 मिलियन, टोटल जो पे आउट है वो 102 रुपये का है।
इन्वेस्टमेंट बी जो है वो परचेज़ की 150 में, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है 3 मिलियन, जो टोटल अमाउंट पे आउट है वो 153 मिलियन है। इन्वेस्टमेंट ए वॉज डेजिग्नेटेड एज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू P&L, वेयर एज इन्वेस्टमेंट बी वॉज इरिवोकेबली इलेक्टेड। हमें पता है कि इरिवोकेबल ऑप्शन होता है, सो नीडलेस टू से एट इनिशियल रिकग्निशन एज मेजर एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI। इन्वेस्टमेंट बी को हमने OCI पे किया हुआ है और इन्वेस्टमेंट ए को जो है हमने P&L पे किया हुआ है। इधर मैं लिख भी देता हूँ, फरारीज। इन अक्टूबर 2017 KL अर्न डिविडेंड ऑफ ₹12 मिलियन एंड 9 मिलियन ऑन A एंड B रिस्पेक्टिवली। डिविडेंड इनकम है दोनों की, जो डिविडेंड इनकम इट वुड बी चार्ज इन P&L। 20% इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट ए जो 20% है, एंड 30% ऑफ इन्वेस्टमेंट बी, और बी की 30% जो है वर सोल्ड फॉर ₹23 मिलियन एंड 50 मिलियन रिस्पेक्टिवली इन नवंबर 2017। ट्रांजेक्शन कॉस्ट वॉज पेड एट 2%। ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है वो 2% पे हुई है। एज ऑन 31 December 2017 फेयर वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स आर गिवन बिलो। जो ईयर एंड पे इन्वेस्टमेंट्स हैं वो फेयर वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट ए है वो 105 है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑन डिस्पोजल 2.1 मिलियन है, नेट अमाउंट है 102.9। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट बी जो है उसकी जो फेयर वैल्यू है ईयर एंड पे जो बची हुई इन्वेस्टमेंट्स हैं वो 130 मिलियन है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट 2.6 है और नेट अमाउंट है 127.4 मिलियन। तो इस सवाल में 3 चीज़ें हैं जो हमें देखनी है। मैं एक काम करता हूँ कि बिफोर बिगिनिंग प्रिपरेशन ऑफ एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल्स, व्हाट वी आर गोना डू, हम इन ये जितनी भी इवेंट्स हैं उनकी हम एंट्रीज पास कर लेते हैं, फिर हम लोग जो है इसके एक्सट्रैक्ट्स भी बना लेते हैं। इसमें 3 चीज़ें अगर हम गौर से देखें, एक तो है इनिशियल रिकग्निशन, फिर है जो आपका कैपिटल गेन हुआ है और डिविडेंड हुआ है उसकी रिकग्निशन, और फिर उसके बाद मार्क टू मार्केट है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इस क्वेश्चन को मैं कॉपी कर लेता हूँ एक्सेल शीट पे। अच्छा जी, फर्स्ट मैं को आपका फाइनेंशियल एसेट, इफ़ यू रिकॉल, फाइनेंशियल जो आपका इन्वेस्टमेंट ए है वो फेयर वैल्यू थ्रू P&L पर क्लासीफाई हो रही है और इन्वेस्टमेंट बी जो है वो OCI पे क्लासीफाई हो रही है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट ए को जो है आप 100 मिलियन से डेबिट करेंगे। जो आपका इन्वेस्टमेंट बी है उसकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है वो आप कैपिटलाइज करेंगे, तो आप 153 मिलियन से करेंगे। कैश आप 255 मिलियन, और ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो आपने ए पर पे की है दैट वुड बी एक्सपेंस्ड आउट, और आपका जो कैश का आउटफ्लो है वो 255 मिलियन है। आई होप आपको इनिशियल रिकग्निशन पे जो एंट्री पास की है वो क्लियर है। उसके बाद 31 अक्टूबर को, जस्ट होल्ड ऑन, हेलो, वालेकुम सलाम। बिलाल मैं क्लास में हूँ, मैं कॉल बैक कर रहा हूँ। ओके ओके ओके, अच्छा जी, 31 अक्टूबर को जो है 31 अक्टूबर को कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट हुआ है। 12 मिलियन जो है वो ए पर मिले हैं और 9 मिलियन जो है वो इन्वेस्टमेंट बी पर जो है वो हमें अर्न हुआ है। 30 नवंबर को जो है हमने डिस्पोजल किया है, 2 डिस्पोजल किए हैं। एक तो जो है हमने ए का डिस्पोजल किया है 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट ए। अगर आप 20% निकालें, ए जो थी वो 100 मिलियन था, 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी, उसका 20% होता है से 20 मिलियन। अब ये जो 20 मिलियन है हम लोग सेल आउट कर रहे हैं, डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं 23 मिलियन में। अगर आप सवाल में देखें तो सवाल में लिखा हुआ है 23 मिलियन, थर्ड पैराग्राफ में।
अब आपको पता है कि 23 मिलियन यू वोंट बी अर्निंग, यू वुड बी अर्निंग लाइक 98% ऑफ 23 मिलियन, रीज़न बीइंग 2% वुड बी द ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो 22.54 यू आर अर्निंग, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट वुड बी चार्ज्ड इन P&L। सिमिलरली 30 नवंबर को जो है आपने इन्वेस्टमेंट बी जो है वो डिस्पोज की है 30%। आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट बी थी दैट वाज 153 मिलियन। अगर आप इनिशियल रिकॉग्निशन को देखें, अगर आप देखें कि मेरा ये जो है कर्सर होवर कर रहा है, तो 153 मिलियन का 30% कम्स टू 45.9 मिलियन, राइट। ये जो आपने डिस्पोज किया है, ये आपने बेचा है 50 मिलियन में, ये आपने 50 मिलियन में जो है डिस्पोज किया है, बट यू नो के वी वुड बी रिसीविंग लाइक 98% ऑफ द 50 मिलियन विच कम्स टू 49। तो 45.9 का एसेट था जो कि आपने 49 मिलियन में बेचा है, तो आपका जो गेन हुआ है विच इज़ 3.1 मिलियन, एंड दैट वुड बी चार्ज इन OCI ऑब्वियसली। अच्छा जी, फिर मार्क टू मार्केट कर लेते हैं ईयर एंड पे। ईयर एंड पे अगर आप एक बात नोट करें तो आपकी जो, अच्छा मुझे बताएं कि जब आप मार्क टू मार्केट करते हैं तो क्या ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है, शुड वी कंसिडर द ट्रांजैक्शन कॉस्ट और नॉट? जब आप मार्क टू मार्केट कर रहे होते हैं तो एनी वन ऑफ यू? नो। देखिए, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का जो ताल्लुक है वो तो इनिशियल रिकग्निशन और जो है डिस्पोजल के उससे है ना। मार्क टू ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है जब आप फेयर वैल्यू पर लेकर जा रहे हैं तो उसमें तो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट का तो कोई इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है, तो दिस इज़ जस्ट अ डिस्टोर्शन, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट ए है आज उसकी वैल्यू कितनी है। आज वो 80 रुपये, अगर मैं बात करूँ डे 1 से, तो 100 मिलियन की हमने परचेज़ की थी, 20 मिलियन की हमने बेच दी, तो आज जो मेरी बुक्स में कैरिंग अमाउंट आ रही है इन्वेस्टमेंट ए की, दिस इज़ 80 मिलियन, राइट। जब हम मार्केट में गए तो वी गॉट टू नो कि मार्केट में जो वैल्यू चल रही है वो 105 मिलियन चल रही है, तो आपका जो गेन आ गया वो 25 मिलियन का आ गया है। मार्क टू मार्केट गेन और अनरियलाइज गेन दैट विल बी चार्ज्ड इन P&L। यू कैन हैव अ लुक हियर। सिमिलरली जो इन्वेस्टमेंट बी है, आपने जो परचेज़ की थी इन्वेस्टमेंट बी, वो आपने परचेज़ की थी 153 मिलियन में, और आपने 30% विच कम्स टू 45.9 मिलियन, यू हैव डिस्पोज्ड ऑफ दिस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आज जो आपके पास इन्वेस्टमेंट बी की वैल्यू आ रही है दिस इज़ 107 मिलियन। जब आप मार्केट में गए तो यू गॉट टू नो दैट आपकी जो फेयर वैल्यू है वो है 130 मिलियन, ठीक है ना। आप स्टैंड कर रहे हैं 107 मिलियन पे, तो आपका जो 23 मिलियन का गेन है दिस इज़ मार्क टू मार्केट गेन टू बी चार्ज्ड इन OCI। लेट्स हैव अ लुक एट द एंट्रीज। आपने फाइनेंशियल एसेट को जो है 25 मिलियन से, जो इन्वेस्टमेंट ए है उसको डेबिट करा, P&L को 25 मिलियन से क्रेडिट करा। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट बी जो है उसको आपने 23 मिलियन से डेबिट करा और OCI को आपने 23 मिलियन से क्रेडिट करा। आई एम श्योर आपको ये चीज़ क्लियर है, आई एम श्योर आपको एंट्रीज क्लियर है। अगर आप लोगों का कोई सवाल है यहाँ तक तो आप लोग प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, एल्स वी शुड मूव ऑन। हेलो, वालेकुम सलाम, कौन? आलमगीर, मैं सेशन में हूँ, मुझे एक काम करो ना, आधे घंटे बाद कॉल कर लो। नहीं। ओके 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 जी हसनैन साहब, बिल्कुल। अगर आप एक बात नोट करें तो अगर आप सिनेरियो देखें तो सिनेरियो में ये मेंशन है कि आपने जो है इन्वेस्टमेंट बी 30% ऑफ इन्वेस्टमेंट बी जो है वो आपने सेल आउट की है 50 मिलियन में।
अगर आप इन्वेस्टमेंट बी की वैल्यू देखें तो 153 मिलियन जो है, 153 मिलियन की आपने परचेज़ की थी, 153 मिलियन का अगर आप 30% लें तो फाइनेंशियल एसेट बी की जो कैरिंग अमाउंट है जो डिस्पोज हुई है वो 45.9 मिलियन की है, जो कि आप 30 नवंबर वाली अगर आप एंट्री देखें तो 45.9 मिलियन की जो है आपने इन्वेस्टमेंट डिस्पोज की है। उसके अगेंस्ट आपको अर्न कितना हुआ है? यू हैव अर्न लाइक ग्रॉस अमाउंट ऑफ 50 मिलियन। अब आपको पता है कि 50 मिलियन ऑब्वियसली आपने ग्रॉस अर्न नहीं किया है, तो जो है 30 नवंबर की ट्रांजैक्शन सही, हाँ मैं उसी को ही रिपीट कर रहा हूँ इरशाद साहब। अब अगर आप 50 मिलियन, जाहिर सी बात है कि यू आर नॉट रिसीविंग 50 मिलियन, 2% का ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी पे ऑफ कर रहे हैं। आप चाहें तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को सेपरेटली आप रिकॉर्ड कर लें, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो मेरी डिस्पोजल प्रोसीड्स हैं मैं उसी से ही नेट ऑफ करके दिखा रहा हूँ, इट्स अगेन फाइन। तो मैंने क्या किया, मैंने 50 मिलियन का 98% लिया तो मुझे कैश रिसीव हो गया 49 मिलियन, सही है ना। 45.9 मिलियन वाली चीज़ जो है इन्वेस्टमेंट वो बिकी है 49 मिलियन में, तो मेरा जो गेन हुआ है जो कि OCI में चार्ज होगा दिस इज़ 3.1 मिलियन। आई होप आपको 30 नवंबर की जो OCI वाली एंट्री है हसनैन साहब वो क्लियर है। इरशाद साहब आई एम श्योर आपको भी जो है जो कंसर्न था वो एड्रेस हो चुका है। ओके अच्छा, लेट्स क्विकली प्रिपेयर, जो कि मेन रिक्वायरमेंट थी फाइनेंशियल्स बनाने की। इन्वेस्टमेंट ए जो है आपकी एज ऑफ जो है इन्वेस्टमेंट ए जो है वो 105 मिलियन पे आएगी फेयर वैल्यू पर। इन्वेस्टमेंट बी जो है वो भी आपकी एक फेयर वैल्यू पर आएगी 130 मिलियन पे। लेट्स प्रिपेयर P&L के एक्सट्रैक्ट्स। आपकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट कौन सी है? जो आपकी फेयर वैल्यू थ्रू P&L पर इन्वेस्टमेंट आपने जो है क्लासीफाई की है उस पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है ये 2 मिलियन की है, जो आपने इन्वेस्टमेंट ए डिस्पोज की है। अच्छा आप याद रखिएगा जो फेयर वैल्यू थ्रू P&L वाले जितने भी गेन्स हैं वो सारे के सारे P&L में आएंगे, बी इट रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड। और OCI फेयर वैल्यू थ्रू OCI वाले जितने गेन्स हैं वो सारे के सारे आपके OCI में चार्ज होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ दे आर रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड, एक्सेप्ट फॉर द डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम जो है वो P&L में चार्ज होगी। तो अब आप देखें गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ ए, ये रियलाइज गेन था 2.54 मिलियन, दैट वुड बी चार्ज इन P&L। अनरियलाइज गेन ऑन ए, ये भी आपका P&L में चार्ज होगा 25 मिलियन। डिविडेंड इनकम जो है वो आपकी 21 मिलियन की हुई है, इस ये ए और बी दोनों पर है। सिमिलरली OCI के जो एक्सट्रैक्ट्स हैं, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ बी 3.1 मिलियन, ये रियलाइज गेन है, और अनरियलाइज गेन ऑन बी 22.9 मिलियन, जो हमने लास्ट टाइम मार्क टू मार्केट किया था ये उस पर आ रहा है। आई एम श्योर आपको जो है ये सिनेरियो क्लियर है। अगर कोई आप लोगों का कंसर्न है तो प्लीज़ आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम लोग आगे बढ़ें प्लीज़। अच्छा स्क्रीन क्या वाकई ब्लर है? अहमद साहब ने अभी स्क्रीनशॉट शेयर किया है, मैंने अभी बस ग्रुप पे देखा है। स्क्रीन क्या सब पार्टिसिपेंट्स के पास ब्लर आ रही है? ओके ओके अच्छा एक्सेल फाइल प्रॉब्लम कर रही है, बुलाते हो इमरान को। अच्छा मैं आप लोगों से जो है ना एक्सेल फाइल और सारी जितनी भी प्रेजेंटेशन हैं वो सारी की सारी मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ अभी ग्रुप पे।
अच्छा, मीनवाइल जो है ये आप लोगों को ये सवाल का जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है ये क्लियर है कि ये मैं जो ब्लरनेस है उसका इशू जो है वो तो मैं देख लेता हूँ। बाकी आप लोग मुझे बताएं अगर ये जो हम लोगों ने, चलो दैट्स गुड, थैंक यू अर्शद साहब फॉर द इनपुट। नाउ मूविंग ऑन टू डेट इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट, अगेन इट्स बिट मोर ऑफ मॉडलिटीज़, क्योंकि इसमें आईआरआर और कूपन रेट का जो है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मैं आप लोगों से समझना चाहूँगा बिफोर डिस्कसिंग स्टार्टिंग ऑफ डिस्कशन ऑन दिस, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप लोग जो है अपना इनपुट दें कि एक होता है कूपन रेट और एक होता है आईआरआर, जिसको हम लोग जो है इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं या इम्प्यूटेड रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। तो आप लोग मुझे थोड़ा सा इनपुट दे सकते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कूपन रेट एंड आईआरआर, जिसको हम इम्प्यूटेड रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं। प्लीज़ ओवर टू ऑल ऑफ यू। ओके ओके, ये तो आपने आमिर साहब एक अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से जो है वो आपने बता दिया, यानी थोड़ा सा और टेक्निकल जो है वाई हम जो है कूपन रेट से जो है वो पेमेंट हम लोग या रिसीट्स बुक कर रहे हैं और आईआरआर की बेसिस पे हम इनकम और एक्सपेंस बुक कर रहे हैं। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर डूइंग दिस? आपने बिल्कुल सही बताया है, बट मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा हम इसको जो है ना फर्दर मॉडलिटी में देखें, वाई दिस इज़ द केस। ओके, हम्म, ओके, सही है, सही है, ट्रू। और आईआरआर क्या होगा? एक्सेल शीट जो है ना वो ब्लर नज़र आ रही है पार्टिसिपेंट्स को। नहीं, वो एक्सेल शीट अभी हम लोगों ने, अच्छा आप लोग मुझे अगर थोड़ा सा गाइड करें ओके, आई अप्रिशिएट, यानी आपने जो है बिल्कुल सही बताया है, तो इसको मैं थोड़ा सा और बेहतर अंदाज में जो है आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। अच्छा, मीनवाइल आप लोग मुझे थोड़ा सा इनपुट दें, ये एक्सेल शीट जो है ना, अभी चूँकि हमारे पास ये आईटी के पर्सनल भी हैं, तो मुझे बताएं एक्सेल शीट अभी आप लोगों को क्लियरली नज़र आ रही है या अभी थोड़ी सी ब्लरनेस है? ओके, ये इमरान क्या इशू हुआ हो? इंटरनेट अच्छा, हमारे पार्ट में इंटरनेट का इशू हुआ? मिनिमम बस अच्छा, एक दो बच्चे का हुआ था ना अपना, हाँ हाँ, भी अवेलेबल थी। अच्छा ये अभी ये आईटी के जो है एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो ही इज़ लाइक कि हो सकता है कि इंटरनेट का इशू आपके पार्ट पर हो और माइट बी द केस कि हमारे पार्ट पर हो। तो अगर तो ये सबके साथ इशू है तो ऑब्वियसली वो इंटरनेट का इशू है, तो इसको मैं देख लूँगा। तो खैर, इमरान म्यूट कर दो बाय डिफ़ॉल्ट सबको। अच्छा जी, मैं आईआरआर और कूपन रेट के हवाले से थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कशन कर लूँ। आप लोगों ने, हाँ, सबको अक्रॉस द बोर्ड, वो किसी पार्टिसिपेंट का बाई मिस्टेक जो है वो ऑन रह गया होगा ना। अच्छा देखिए, कूपन रेट जो है ना, इट्स अ लीगल रेट डिसाइडेड बिटवीन द लेंडर एंड द बोरोवर। जो भी आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है कि जो लेंडर पे करेगा और जो लेंडर को मिलेगा और बोरोवर को जो बोरोवर पे करेगा, दैट्स एक्चुअली द एग्रीड रेट और लीगल रेट। और आपको पता है कि अकाउंटिंग जो है वो हम लोगों की चलती है वो सब्सटेंस की बेसिस पर रादर देन लीगल बेसिस पे।
Ideally, normally, usually, legal side is equivalent to the substance side of the transaction. However, in some scenarios, there is a difference between the legal side and substance side of the transaction. For example, मैं आपसे एक, let's say, मैंने एक इन्वेस्टमेंट की है, या लेट्स से मैंने लोन लिया है 3 सालों के लिए, सेम आई गेट 100, और उसके ऊपर जो है आई एम पेइंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%. दिस इज केस 1. अच्छा, मैं तो सिनेरियो लिख भी देता हूँ. Issued debentures, तीन सालों के लिए मैंने 10% पे जो है वो डिबेंचर्स इशू किए हैं. 100 रुपये पर जो पहले साल का इंटरेस्ट है वो है 10. दूसरा साल पे 100 रुपये के ऊपर ऑब्वियसली इंटरेस्ट इज एनुअलाइज, तो जो है हर साल का अलग अलग मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ. 100 रुपये पर 10. इफ़ेक्टिवली अगर मैं एवरेज आउट करूँ तो हर साल का जो मेरी बोरोइंग थी वो 100 की थी, और जो इंटरेस्ट था वो था 10. अगर मैं इफ़ेक्टिव रेट निकालूं, मेरा जो एग्रीड रेट है वो तो 10% है. अगर मैं इफ़ेक्टिव रेट निकालूं तो इफ़ेक्टिवली जो मेरा रेट है, जो मेरी बोरोइंग के ऊपर कॉस्ट है, दिस इज 10%. अच्छा, ये जो इफ़ेक्टिव रेट आया है, दिस इज कॉल्ड IRR. अच्छा, वो बचपन में हम एक फार्मूला पढ़ते थे ना कि कैपिटल A डिवाइडेड बाई स्मॉल a, फिर जो है प्लस कैपिटल B, वो IRR निकालने का एक फार्मूला. तो अब ऑब्वियसली वो फार्मूला अब हम यूज़ करते भी नहीं है, तो अब तो एक्सेल, थैंक्स टू एक्सेल के इज इक्वल टू IRR करके आप कैश फ्लोस प्लॉट कर लें. तो इस सिनेरियो में अगर आप देखें तो आपका IRR और कूपन रेट आपस में बराबर है. आपका जो एग्रीड रेट है इन सब्सटेंस आप उतना ही पे कर रहे हैं. अब इसके बरक्स मैं एक और केस देता हूं तो जिससे आप लोगों को जो है थोड़ा सा बेहतर और आइडिया होगा. केस 2, लेट्स से ये जो डिबेंचर्स हैं ये रिडीम पार पर होने की बजाय आप अज्यूम करें कि 10 रुपये के प्रीमियम पर रिडीम हो रहे हैं. इट मीन्स कि जो है अगर मैंने डिबेंचर्स इशू किए हैं बीइंग अ बोरोवर, तो मैं जो है 100 रुपये का आज जो है फॉर एग्जांपल फाइनेंस ले रहा हूं, उसके ऊपर हर साल में 10% का इंटरेस्ट पे करूंगा, और रिडेम्पशन के वक्त 10 रुपये का प्रीमियम भी मैं पे करूंगा. तो अब उस सिनेरियो में होगा क्या, अगर आप एक बात नोट करें, ये लोन है, ये इंटरेस्ट है. 100 का लोन लिया, 10 का इंटरेस्ट पे करा. 100 का लोन ईयर 2 में भी लिया, 10 का पे करा. 100 का मैंने लोन लिया. अब अच्छा, अब हम ये सब समझते हैं कि प्रिंसिपल के ऊपर जो भी हमने पेमेंट की है, दिस इज टेक्निकली आवर कॉस्ट, राइट. अब ईयर 3 में अगर आप एक बात नोट करें तो एक तो आपने इंटरेस्ट पे करा है 10 का, और फिर प्रीमियम भी 10 का पे करा है, तो इफेक्टिवली योर कॉस्ट इज ₹20 इन ईयर 3. तो अगर मैं एवरेज आउट करूं, एक मोटा मोटा अगर मैं हिसाब लगाऊं, तो मैंने 100 रुपये लिए हैं और उसके एवज मैंने मैंने 300 रुपये लिए हैं और उसके एवज 40 रुपये जो है ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स मैंने पे करें. तो अब आप जो है ज़रा रेट निकालें तो वो कितना आ रहा है. इफ़ एनीवन कैन हेल्प मी आउट. अप्रॉक्सीमेटली 13%. इस सिनेरियो में जो आपकी एग्रीड कॉस्ट है या लीगल कॉस्ट है वो 10% है, बट आपकी जो इफेक्टिव कॉस्ट आ रही है वो 13% आ रही है. दिस इज कॉल्ड IRR.
और आपको पता है कि अकाउंटिंग जो है हम लोग सब्सटेंस की बेसिस पर करते हैं रादर देन लीगल फॉर्म की बेसिस पर। यही वजह है कि आप जैसे अभी आमिर साहब ने आई बिलीव अर्ज की थी कि आपकी जो रिसीट्स और पेमेंट्स होती है ना, क्योंकि लेंडर वुड ओनली बी बॉदर्ड अबाउट जो एग्री हुआ है उससे, तो रिसीट्स और पेमेंट जो है वो आप कूपन रेट की बेसिस पर जो है बुक करते हैं, जबकि आपकी इनकम और एक्सपेंस जो है वो आईआरआर की बेसिस पर बुक होता है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हसन देखो, अगर आईआरआर और कूपन रेट जो है वो सेम है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। मसला तब आएगा जब आईआरआर और कूपन रेट डिफरेंट होगा, क्योंकि आप रिसीट किसी और रेट से बुक कर रहे होगे और इनकम किसी और रेट से बुक कर रहे होगे इन केस ऑफ एसेट, या आप पेमेंट किसी और रेट से बुक कर रहे होगे और एक्सपेंस जो है किसी और रेट से बुक कर रहे होगे। तो उन दोनों का जो डिफरेंस है उसका क्या करेंगे? तो बस इन दोनों का जो डिफरेंस है दिस इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन, और जब वो आपकी इनिशियल कॉस्ट में क्लब होता है तो वो कॉस्ट बन जाती है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। So I can say कि amortized cost is the difference between the amount derived through IRR and the amount derived through coupon rate. Are we clear on the difference between IRR and coupon rate, and which expense is used for booking income or expense in case of assets or liabilities respectively, और कौन सा रेट जो है वो receipts and payments के लिए होता है? अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो प्लीज़ आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। Any question please? फेज भाई, अमोर्टाइज कॉस्ट अगर आपको समझ में नहीं आई है ना तो डोंट यू वरी, बल्कि मैं कर देता हूँ चलें, क्योंकि दो पार्टिसिपेंट्स ने जो है इसके ऊपर। अच्छा देखें, लेट्स से एक टेबल में बनाता हूँ इसी सिनेरियो पे। ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है, ये मेरा इंटरेस्ट है, ये मेरी पेमेंट है, और ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है। अच्छा, अभी हमने अर्ज़ की, मैं एक मोटी मोटी बात कर रहा हूँ, सही है ना, मैं अभी एक्यूरेटली बात नहीं कर रहा, सिर्फ ये फेज़ और अब्दुल्ला को समझाने के लिए। मेरा जो ओपनिंग बैलेंस था, ओपनिंग लायबिलिटी थी, वो थी 100। जो मैं इंटरेस्ट बुक करूँगा, इंटरेस्ट जो बुक करूँगा वो मैं बुक करूँगा ऑब्वियसली 13% की बेसिस पर ना, बीइंग द सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन। जब मैंने इंटरेस्ट जो बुक किया है, अज्यूमिंग कि मैंने अभी पे नहीं करा, तो आज अगर कोई मुझसे पूछे कि हसन तुम्हारी लायबिलिटी कितनी है, तो मैं बोलूँगा साल के शुरू में थी 100, इस इंटरेस्ट की वजह से मेरी लायबिलिटी बढ़ के हो गई 113। मगर मैंने जो है लेंडर को 10% के हिसाब से जो मेरा एग्रीड रेट था वो था 10, क्योंकि मैंने तो 3 साल बाद प्रिंसिपल पे करना है ना, आज तो मैं सिर्फ इंटरेस्ट पे करूँगा 1 साल बाद। तो आज अगर कोई मुझसे पूछे क्लोजिंग बैलेंस मेरा कितना है, क्लोजिंग बैलेंस, तो मैं क्या बोलूँगा 100 + 13, 113 - 10 विच कम्स टू 103 क्लोजिंग बैलेंस। तो ये जो 103 है दिस इज कॉल्ड अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अच्छा फेज ब्रदर, देखें ना, लाइबिलिटी क्या है जो आपको पे करनी है। अगर कोई आपसे पूछे कि आज आपको क्लोजिंग बैलेंस लाइबिलिटी का कितना है, तो आप क्या बोलेंगे? 100 रुपीज़ यू आर सपोज टू पे और 103। बड़ी इसकी मैं बिल्कुल एक जो है ना एज अ लेमैन अगर मैं बात करूँ, 100 रुपये आपने साल के शुरू में लिए, आपने बोला कि 13 रुपये मुझे पे करने, तो 113 रुपये टोटल पे करने थे, आपने 10 रुपये पे कर दिए, तो आज कितने बचे? ठीक है ना। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि इसके ऊपर मैं थोड़ा सा एड ऑन कर दूं जो हमारे बिगिनर्स पार्टिसिपेंट हैं, कि ये जो प्रीमियम है ना, ये ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स आप ये देखिएगा कि अमोर्टाइज कॉस्ट 100 रुपये से बढ़ के 110 हो जाएगी।
और वो 10 रुपया, क्योंकि देखें आप हर साल जो है वो तो इंटरेस्ट पे करें ना, प्रीमियम तो पे ही नहीं कर रहे। तो एक्चुअली ये जो है ये प्रीमियम है जो आप हर साल जो है ना इसको लाइबिलिटी की कॉस्ट का हिस्सा बना रहे हैं। अच्छा, मैं प्रैक्टिकली आपको थोड़ा सा बताऊं, बल्कि चले मैं अभी नहीं बताता, इसको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने इलस्ट्रेशन वगैरह की नहीं है। तो मेरे ख्याल से आज हम लोग यहीं तक ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस, जो थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शन आई आप लोगों के सपोर्ट के लिए, टू मेक द सेशन इंटरेक्टिव एज वेल। तो ओवर टू ऑल ऑफ यू, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज़ मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इनफैक्ट आई वुड लाइक कि ये जो आज हम लोगों ने सेशन किया है, सिंस इट्स अ ट्रांजिशन टू द न्यू सिस्टम, तो आप लोगों का अगर कोई इनपुट है तो प्लीज़ आप लोग मुझे इस पे लाजमी दें। सो जो है आप मुझे ये चीज़ इनफैक्ट आप बताएं कि क्या हम लोग जो है पुराना जैसे हम लोग जो मॉडल यूज़ कर रहे थे कि हम लोग जो है वो ऑडियो क्लासेस ले रहे होते हैं, तो इज़ इट फ़ाइन, या फिर हम लोग ये वाले मॉडल को जो है हम लोग कंटिन्यू, जो नया वाला मॉडल है, आपकी क्या सजेशन है? ओल्ड वॉज बेटर, ओके। ओके, ओके, थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स फॉर योर काइंड इनपुट। अच्छा, ये 2-3 सवालात हैं, जैसे हसनैन भाई ने एक सवाल किया कि फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल हाँ बिल्कुल रिकॉर्डिंग शेयर होंगी, लाजमी शेयर होंगी। अच्छा, बाकी जो एक कंसर्न है ना आप लोगों का कि वो जो ब्लरनेस आ रही थी, तो रेस्ट एश्योर्ड इंशाल्लाह वो कल के सेशन में जो है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो जो है क्या कहते हैं, बाकी रिकॉर्डिंग्स भी बिल्कुल अवेलेबल हो जाएंगी। मैं उमर को एक दफ़ा बोल भी दूंगा कि ही बेटर बी प्रोएक्टिव ऑन शेयरिंग द रिकॉर्डिंग्स ऑफ द सेशंस। बाकी वजीहा आपका जो सवाल है ये इंशाल्लाह कल हम लोग इसके ऊपर जो है वो डिटेल में डेलिब्रेट करेंगे, तो जो है वहाँ आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोग यहीं तक ही रखते हैं, तो इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात करते हैं। So, should we call it a day? Thank you so much. Thank you. Allah Hafiz.